नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी कर्नाटक में हिजाब पर बढ़ते बवाल की, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जानेंगे कल कहां होगा यूपी में मतदान, उत्तराखंड में मतदान से पहले कैसे मुश्किल में फंसी बीजेपी, बात करेंगे राहुल गांधी के पीएम मोदी के बयान पर उठाए सवालों की, बिहार एनडीए में बढ़ती दरार की और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की नीतियों से देश की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ प्रचार तेज करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। किसान मोर्चा का दावा, सत्ता में लौटी बीजेपी तो फिर लागू किया जाएगा किसान विरोधी कानून, बीजेपी को रोकना जरूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने साधा भगवंत मान पर निशाना, बोले अनपढ़ों की तरह करते हैं बात, नहीं है सीएम बनने की काबिलियत। महाराष्ट्र में अनशन पर बैठेंगे अन्ना हजारे, सुपरमार्केट में शराब बेचने की अनुमति को लेकर 14 फरवरी से करेंगे अनशन, उद्धव सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 657 अंकों की तेजी के साथ 58,465 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 197 अंकों की तेजी के साथ 17,463 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक के कॉलेजों में छात्रों के हिजाब पहनने पर रोक का मामला अब तूल पकड़ चुका है। आरजेडी अध्यक्ष ने तो इसे देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने वाला मामला तक बता दिया। तो दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी आज इस मामले की सुनवाई हुई। ये मामला 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालता दिख रहा है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर क्यों चुनावों के समय ये मुद्दा आया सामने और क्या है हाईकोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब को लेकर कर्नाटक में हंगामा मचा हुआ है और अब इस हंगामे का असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों तक पहुंचने लगा है। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएं हिजाब को अपना अधिकार बता रही हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन नियमों का हवाला देकर इसकी इजाजत देने को तैयार नहीं है और ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां लगातार 2 दिन तक सुनवाई होने के बाद आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया है। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच ही विचार करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है और ये मामला कर्नाटक के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है और खासकर यूपी में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और चुनावों में इसे भुनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देख रही है। हिजाब के समर्थन और विरोध में छात्राओं के समूह कुछ जगहों पर आमने सामने आ गए, जिसे काबू करने के लिए पुलिस बल को सड़कों पर उतरना पड़ा। बढ़ते तनाव की वजह से शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई है। हिजाब विवाद के बीच बीते दिन एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें शिवमोगा के एक कॉलेज में एक लड़के को पोल पर चढ़ते और भगवा झंडा फहराते हुए दिखाया गया था। दावा किया जा रहा है कि जिस पोल पर भगवा झंडा फहराया गया वहां तिरंगा फहराया जाता है। बवाल बढ़ता देख 3 दिन के लिए राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और वहीं इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और AIMIM चीफ ओवैसी ने भी लड़कियों के अधिकारों की बात करते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि कोई किसी को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि किसको क्या पहनना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस मसले पर नफरत फैलाई जा रही है। मशहूर अभिनेता कमल हसन ने कहा, इस विवाद के जरिए सांप्रदायिक दीवार खड़ी की जा रही है। इन सब के बीच बीजेपी नेता और बुमई सरकार में ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार के बयान से मामला और बिगड़ता दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो एक ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे हिंदुओं को हिजाब पहनना होगा। बीजेपी नेता के बयान से साफ है वो इस मामले को वोट बैंक के चश्मे से ही देख रहे हैं। ऐसे में आप सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, लेकिन फैसला क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। हालांकि विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर चुनावों से पहले इस तरह का विवाद शुरू करवाया है। हिजाब मामले का असर यूपी चुनावों पर भी पड़ सकता है। वैसे विपक्ष की पूरी कोशिश है कि इसे लेकर यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश सफल ना हो। विपक्ष जनता के सामने मुद्दों और अपने वादों के सहारे जाने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों बीजेपी और सपा की ओर से अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो कांग्रेस ने यूपी की जनता के लिए क्या क्या किए वादे, देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के चलते यूपी में इस वक्त वादों की बौछार हो रही है। बीते दिन समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र जारी कर जनता को लुभाने की कोशिश की थी, तो आज उनकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है।
जिसका नाम उन्होंने उन्नति विधान रखा है। अपने घोषणा पत्र को जारी करने से पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि तीनों घोषणा पत्र में शामिल बातें लोगों से बात करने के बाद शामिल की गई हैं। साथ ही दूसरी पार्टियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूसरी पार्टी की तरह अन्य पार्टी के सुझाव अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले हैं। प्रियंका ने अपने तीसरे और आखिरी घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस किया है और महंगाई, बेरोजगारी को तीनों घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के तीसरे और आखिरी घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने बताया किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर ऐसा किया जाएगा। 2500 रुपए क्विंटल गेहूं धान, 400 रुपए क्विंटल में गन्ना खरीदा जाएगा। बकाया बिजली बिल माफ होगा। कोरोना की आर्थिक मार झेलने वाले परिवार को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख सरकारी रोजगार दिलाएंगे। पूरा खाका तैयार है। 12 लाख सरकारी पद खाली हैं। बीजेपी सरकार ने भर्ती नहीं की है। 40% रोजगार महिलाओं को आरक्षण के तहत दिए जाएंगे। कोई भी बीमारी होगी तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। आवारा पशु से होने वाले नुकसान पर 3,000 का मुआवजा दिया जाएगा। गोधन योजना के तहत गोबर को 3 रुपए किलो से खरीदा जाएगा। मध्यम वर्ग को किफायती आवास देंगे। ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 रुपए प्रति माह बढ़ाएंगे। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। स्कूल फीस को बढ़ने से रोकेंगे। शिक्षकों के खाली 2 लाख पद भरे जाएंगे। एडहॉक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को अनुभव अनुसार नियमित किया जाएगा। कारीगरों, बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में एक सीट दी जाएगी। पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करेंगे। दिव्यांग लोगों के लिए 3,000 का मासिक पेंशन दिया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति देंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 21 जनवरी को भर्ती विधान और उससे पहले 8 दिसंबर को शक्ति विधान जारी किया था, जिसमें खास तौर पर महिलाओं पर फोकस किया गया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस के ये तीनों घोषणा पत्र उसे यूपी में कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी से लेकर छात्रों तक का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र यूपी में पहले दौर के मतदान से एक दिन पहले लेकर आई। कल यानी 10 फरवरी को यूपी में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले दौर का प्रचार अभियान तो बीते दिन ही बंद हो चुका था। इसके बाद सभी दलों ने उन सीटों पर प्रचार में तेजी ला दी है जहां 14 फरवरी को दूसरे दौर में वोटिंग है। तो आज कहां किस दल ने दिखाई ताकत, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में दूसरे दौर के प्रचार में आज मौसम ने खलल डाल दिया। सभी पार्टियों को अपनी कई रैलियों और रोड शो को रद्द करना पड़ गया। अखिलेश यादव और सीएम योगी का रामपुर दौरा खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को भी अपना बिजनौर दौरा रद्द करना पड़ा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ में थी, जहां उन्होंने कांग्रेस का उन्नत विधान नाम का तीसरा और आखिरी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केदारनाथ में जनसभा की। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं पर है। एक साल में 60 लाख नौकरियों की व्यवस्था केंद्रीय बजट में की गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से सपा अब अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस सीट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी अनुराधा मिश्रा कांग्रेस की उम्मीद है। इस बीच निगाहें 10 फरवरी को यूपी की 58 सीटों पर होने वाले मतदान पर टिकी हुई है। फिजिकली चुनाव प्रचार भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इन सीटों पर सोशल मीडिया पर अभी भी प्रचार चल रहा है। कल सुबह पहले चरण की सीटों पर 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने राज्य के बॉर्डर सील कर दिए हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वे सभी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के हैं। इस चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा जिलों में मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चरण में 2,27,00,000 मतदाता हैं। यूपी में बीजेपी को सपा से कांटे की टक्कर मिल रही है, तो उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें कांग्रेस ने बढ़ा दी है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कई लोग तो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में भी हैं और जब मतदान का समय करीब आ गया है तो बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उत्तराखंड में चुनावी जंग अपने चरम पर है और नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला अब भी जारी है। आज भी उत्तराखंड में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की महिला रिश्तेदार ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष माया कोश्यारी ने बीजेपी को जोर का झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की मध्यम वर्गीय महिलाओं में माया की अच्छी पैठ है, जिसका फायदा अब कांग्रेस को मिलेगा। माया के साथ कई और बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में शामिल होने वाली दूसरी बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में पूर्व महामंत्री दीपा बोरा,
मंत्री सुमन बोरा और कार्यकारिणी सदस्य किरण बिष्ट शामिल है। इधर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने जनता के सामने वादों का पिटारा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रचार में धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी प्रदेश में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया कोश्यारी का कांग्रेस में जाना बीजेपी की जीत की राह को और मुश्किल जरूर बना देगा। बागियों के चलते बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में उसके लिए सत्ता बचाना मुश्किल होता दिख रहा है। बीजेपी की मुश्किलों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बढ़ा रखा है। कल राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम के दिए बयान को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि नेहरू के काम तो गिना दिए, अपने भी गिना दो, जो 7 साल में किए हैं। और क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हाल ही में पीएम मोदी ने सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर पलटवार किया। राहुल का कहना है कि मोदी जी के पास कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। वो जनता से किया हुआ वादा भूल चुके हैं। जनता उनसे उनके कर्मों का जवाब मांग रही है, लेकिन हमारे मोदी जी कांग्रेस पर ही अटके हुए हैं। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस से डरते हैं क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बताती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, इसलिए झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए अंदर डर तो होगा, ये डर उनका संसद में दिखा। Look, my great grandfather served this country. He gave his entire life to this country. So I don't need anyone's certificate for my great grandfather. My great grandfather did what he had to do, as did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about it. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में था। वो इसकी चर्चा करते रहे, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उनका भाषण जवाहरलाल नेहरू के बारे में था। बीजेपी ने जो वादे किए थे उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मेरे परदादा ने देश की सेवा की है, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को दिया है। मुझे अपने परदादा के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान का भी मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा मोदी भारत को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि उनकी विदेश नीति दिवालिया है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को एक साथ आने की इजाजत दी है। मोदी अभी सो रहे हैं। असलियत ये है कि चीनियों ने लद्दाख में प्रवेश किया है। असलियत ये भी है कि उन्होंने डोकलाम में प्रवेश किया। मोदी जी कृपया आप जाग जाओ, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जितनी बार कांग्रेस नेताओं ने नेहरू का नाम नहीं लिया होगा, उतनी बार पीएम मोदी ने उन्हें संसद में याद किया, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं बताई। दूसरे के कामों में कमी बताने से अच्छा अपनी उपलब्धियां बताई जाती। दूसरे के कामों में कमी निकालने की कोशिश से नुकसान ही होता है, जो बिहार में बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने तो उसे सीधे सीधे चेतावनी ही दे दी है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। इस सरकार में 2 छोटी पार्टियां वीआईपी और हम भी शामिल है, लेकिन इस गठबंधन में चल रहे विवाद अब सड़क पर आते दिख रहे हैं। इसी का असर है कि यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए। दोनों दलों में बढ़ती तल्खी के बीच बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बयान ने जेडीयू का गुस्सा और भी बढ़ा दिया है। दरअसल सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा था कि सत्ता के लिए जेडीयू नेता नीतीश कुमार मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। पासवान के बयान पर जेडीयू राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने बीजेपी नेतृत्व से कहा कि वो अपने बड़बोले नेताओं पर लगाम कसे। बीजेपी नेताओं को इसी तरह के बयानों के चलते महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे पुराने साथी आज उनसे अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हो गए हैं। बीजेपी को महाराष्ट्र याद रखना चाहिए, नहीं तो यह घटना दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। छेदी
पासवान को जवाब देते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि पासवान को अपनी पार्टी की नीतियों को भी बताना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने से पहले वो किसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे थे। आज बीजेपी नेता पीडीपी के खिलाफ जमकर आग उगलते हैं, लेकिन सत्ता के लिए किसने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था? नीतीश कुमार के दाऊद से हाथ मिलाने का दावा करने वाले पासवान ये बताए कि एकनाथ खड़से किस पार्टी के नेता है, जिनके दाऊद के साथ कथित संबंधों के सामने आने के बाद फडणवीस सरकार को उनसे किरारा करना पड़ा था। जेडीयू नेता यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जायसवाल शराबबंदी को गलत बता रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि इससे क्या लाभ हुआ। अगर उन्हें शराबबंदी के लाभ देखने हैं तो वो बिहार के गांवों में जाए, इसका लाभ साफ साफ दिखाई दे जाएगा। लेकिन हम बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो हमें ये बताए कि मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की थी उसका क्या लाभ हुआ। बीजेपी नोटबंदी का एक भी लाभ बता दे, यदि कोई हो तो इसके बारे में बताना चाहिए, जिससे कई लोग बैंकों और एटीएम के बाहर अंतहीन कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए मर गए। जेडीयू के सवालों से ये साफ है कि बिहार में जल्द ही कोई बहुत बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है और इस बार शायद ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हो। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद में मोदी सरकार के मंत्री ने कैसे खोली अपनी ही सरकार की पोल। देश में हर हाथ को काम देने का वादा करने वाली मोदी सरकार के राज में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पढ़े लिखे लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है। महामारी ने तो बेरोजगारी दर में इस कदर इजाफा कर दिया कि लोग मजबूरन अपनी जान देने को भी तैयार हो गए। जी हाँ, अपनी नाकामी को खुद मोदी सरकार ने संसद में पेश किया है और बताया कि नौकरी ना मिलने के चलते कितने लोगों ने जान गंवाई। जिंदगी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए नौकरी चाहिए, लेकिन जब नौकरी ना मिले तो इंसान लाचार हो जाता है और वो बेबसी उसे ऐसा मजबूर कर देती है कि वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। देश में इस वक्त यही आलम है। इस कोरोना काल में तो हजारों की संख्या में लोगों ने अपने ही हाथों जीवन को मिटाया है। सरकार ने आज संसद में बेरोजगारी की वजह से अपनी जान देने वालों का एक आंकड़ा पेश किया है। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि 3 साल के अंदर बेरोजगारी की वजह से 10,000 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा 2018 से 2020 के बीच 16,000 से ज्यादा लोगों ने दिवालियापन या कर्ज की वजह से जिंदगी की जंग हारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दिवालियापन या कर्ज के कारण 2020 में 5,213 लोगों ने, 2019 में 5,908 और 2018 में 4,970 लोगों ने जान गंवाई। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बेरोजगारी के कारण 2020 में कुल 3,548 लोगों ने, 2019 में 2,851 और 2018 में 2,774 लोगों ने गलत कदम उठाया। ये आंकड़े पेश कर सरकार ने लोगों की मजबूरी नहीं बताई बल्कि अपनी नाकामी दिखाई है, जिसकी वजह से आज हजारों लोग काल के गाल में समा गए। अगर सरकार रोजगार देती तो युवा मजबूर ना होते, अगर सरकार मदद देती तो लोग दिवालिया ना होते, अगर सरकार सही कदम उठाती तो देश का हाल बेहाल ना होता। लेकिन मोदी सरकार झूठे वादे करती गई, अपनी पीठ थपथपाती रही, जिसकी कीमत जनता अपनी जान देकर चुकाती रही। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही।